कल हमने प्रारंभ किया था धातु आदित्य दोष। उसके लिए मैंने आपको बताया था धातु को आप धनावेश समझते हुए चले तो धातु आदित्य दोष में ये होगा कि जो ऋणायन होगा, ऋणायन या तो अपने स्थान को छोड़ करके चला जाएगा, इसलिए क्रिस्टल में धातु या धनावेश अधिक हो जाएंगे, या फिर कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में यानी खाली स्थानों में जाकर के समा जाएगा, इसलिए धातु आदित्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला हमने कल देख लिया था इसका, जिसके अंदर हमने देखा था कि NaCl के क्रिस्टल को गर्म करने पर, गर्म करके उसको सोडियम के वाष्प में ले जाने पर उस पर बाहरी परत पर सोडियम चिपक जाता था और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके अंदर जाता था और अंदर से एक Cl- आकर के बाहर Na+ से रिप्लाई कर लेता। निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर के Cl- के स्थान पर बैठ जाता था। उस स्थान को जिसमें खाली होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर के समा गया उसे हम ऋणायनिक रिक्तिका कहते थे या उसे F केंद्र कहते हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टल रंग दर्शाता है। अब हम देखते हैं अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में समा जाने के कारण उत्पन्न हुआ धातु आदित्य दोष। इसके अंदर ये होता है जैसे हमने ZnO का क्रिस्टल लिया, इस ZnO के क्रिस्टल को जब तक हम ताप नहीं देते हैं तब तक ये सामान्य अवस्था में रहता है और श्वेत रंग का होता है, लेकिन जैसे हम इसको ताप देना प्रारंभ करते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के रूप में वातावरण में चला जाता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में वातावरण में चला जाता है और Zn जो है वो Zn+2 में परिवर्तित हो जाता है। अब चूंकि ऑक्सीजन चला गया है तो जिंक का इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ पर दो चीजें हमको मुक्त रूप से मिल रही है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज हमको मिल रही है Zn+2। ये दोनों निकटवर्ती अंतराकाशों में जाकर के समा जाते हैं। क्रिस्टल का वो हिस्सा जहाँ से ये दोनों निकले हैं वहाँ खाली स्थान बन जाता है। तो एक क्रिस्टल में एक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, एक ऋणायन अंतराकाश में जाके समा जाता है, ऋणायन ऑक्सीजन के रूप में वातावरण में चला जाता है और इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इनके द्वारा त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉन वो निकटवर्ती अंतराकाश में जाकर के समा जाते हैं। तो ये अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त का मतलब ये है कि इसका ऋणायन तो चला गया पर ये नहीं गया, इसका मतलब ये क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन के समान व्यवहार करे, तो अतिरिक्त धनायन उसी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतराकाश में जाकर के समा जाता है, जिसके कारण एक त्रुटि उत्पन्न होती है। उसी त्रुटि को हम बोलते हैं धातु आदित्य दोष। इसके कारण अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में समा जाने के कारण अपन धातु आदित्य दोष। अब इस दोष में हम देखते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन की वो तो चली गई, अब ऑक्सीजन के जाने की वजह से इसका सूत्र पहले तो होता था ZnO, लेकिन अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा Zn1+xO, यानी अब ऑक्सीजन की कमी हो गई और जिंक आयनों की अधिकता हो गई। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं धातु आदित्य दोष कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋणायन अधिक हो जाते हैं। इसे हम एक साधारण समीकरण द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे अब इसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो चुका है और जिंक जो है Zn+2 में बदल चुका है। क्यों बदला? ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के रूप में था, ऑक्सीजन पर आवेश था -2 और Zn पर आवेश था +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो अब इसने उन दोनों को ग्रहण करके -2 बनाया होगा। अभी ये बिना किसी आवेश के मुक्त हो रहा है, इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग किए और ऑक्सीजन बना करके ऑक्सीजन के रूप में वातावरण में चला गया। तो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन तो ये और Zn+2 ये रहा, ये दोनों निकटवर्ती अंतराकाशों में जाकर के समा जाएंगे। ये पूरी क्रिस्टल से गायब हो जाएगी। जब ये गायब हो जाएगी तो एक अतिरिक्त धनायन किसी और स्थान पर जाकर के समा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न धातु आदित्य दोष। इसके बाद अगला हम देखेंगे धातु न्यूनता दोष।
धातु न्यूनता दोष। अब इसमें धातु का मतलब क्या है? धनावेश। और धनावेश न्यूनता का मतलब है कि इसमें होगा क्या, इसमें धनावेश अपना स्थान छोड़ करके चला जाएगा और उसके स्थान छोड़ करके चले जाने के कारण उसके अंदर धनावेश की या धातु की धीरे धीरे कमी हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। इस प्रकार का जो दोष होता है, ये दोष सामान्यतः संक्रमण धातु के तत्व दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्वों की विशेषता होती है परिवर्तनशील संयोजक। परिवर्तनशील संयोजक कारण क्या है इसका? परिवर्तनशील संयोजकता। ये किसका गुण है? संक्रमण तत्व। अब परिवर्तनशील संयोजकता वाला ही क्यों दर्शा रहा है, उसका कारण है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के अंदर Fe होगा क्रिस्टल है, इसमें यहाँ पर Fe+2, यहाँ O-2, यहाँ Fe+2, यहाँ O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2। ये क्रिस्टल था। अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ कि तापांतर के कारण या किसी भी अन्य कारण से, किसी बाह्य आघात से, किसी भी चीज से Fe+2 आयन जो था अपनी जगह छोड़ करके, क्रिस्टल छोड़ करके चला गया। अब जैसे ही Fe+2 बाहर आया, बाहर तो आ गया, उसको अंदर तो खींच के ला नहीं सकते। उसके आवेश की कमी पूरी करने के लिए निकटवर्ती दो Fe+2 क्या करेंगे? अपनी आक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने का मतलब है +2 से +3 हो जाएंगे और ये भी +2 से +3 हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? प्लस का 2 बाहर गया था तो दोनों ने +1 बढ़ा ली, तो वापस क्या हो गया? प्लस का 2 वापस बैलेंस हो गया। प्लस का 2 बाहर गया था क्रिस्टल से, इसने भी अपनी आक्सीकरण अवस्था +1 बढ़ा ली, इसने भी अपनी आक्सीकरण अवस्था +1 बढ़ा ली, तो आवेश तो संतुलित हो गया, मगर एक खाली स्थान उत्पन्न हो गया। और खाली स्थान किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? संक्रमण तत्व की वजह से। संक्रमण तत्व कौन था? धातु। धातु क्या है? धनावेश। तो धातु के बाहर चले जाने के कारण, उसकी परिवर्तनशील संयोजकता होने के कारण उन्होंने अपनी आक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लिया, अपनी संयोजकता को बढ़ा लिया और आवेश को तो संतुलित कर दिया, पर एक छिद्र बन गया। ये छिद्र क्या है? क्रिस्टल में उत्पन्न दोष। कौन सा दोष? धातु न्यूनता दोष। यानी कि जब संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल में से कोई एक तत्व क्रिस्टल को छोड़ करके, कोई धातु तत्व क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो उसके आसपास वाले अन्य धातु परमाणु अपनी आक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके आवेश को तो संतुलित कर लेते हैं और विद्युत उदासीनता बना लेते हैं, परंतु एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसे हम धातु न्यूनता दोष के नाम से जानते हैं। इससे उनकी रस समीकरण नीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आखिरी देखेंगे अशुद्धता त्रुटि। तीसरे प्रकार की त्रुटि देखेंगे, अशुद्धता त्रुटि। अशुद्धता त्रुटि के अंदर हमको साफ पता पड़ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर अशुद्धता शब्द का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि हमारे क्रिस्टल में कोई कचरा उठा के डाल दिया। अशुद्धता का अर्थ केमिस्ट्री में ये लिया जाएगा कि हमारे पास जो क्रिस्टल था उसमें जो तत्व उपस्थित थे, उन तत्वों से एक भिन्न तत्व उठा करके उसके अंदर डाल दिया।
तो वो जो भिन्न प्रकार का तत्व डाला गया है वो उस क्रिस्टल के लिए क्या कहलाएगा? अशुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस क्रिस्टल के लिए अशुद्धि कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल, अब इस क्रिस्टल में मैंने CdCl2 मिलाया। जैसे CdCl2 मिलाया, Cd के अंदर कैडमियम की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है? Cd+2। और यहाँ Na की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है? Na+। तो क्या होता है कि जैसे मैं इस अशुद्धि को ताप बढ़ा करके इसके अंदर डालूं, ये एक Na+ का स्थान तो ये अशुद्धि ग्रहण कर लेगी Cd के रूप में। अब चूंकि इसके ऊपर +2 है, तो आवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए एक Na+ और अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाएगा। यानी यहाँ पर एक अशुद्धि, एक होल बन गया, एक छिद्र बन गया। इसे हम क्या कहते हैं? अशुद्धि त्रुटि। यानी इस अशुद्धि के कारण दो Na+ को अपना स्थान छोड़ करके जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये आ गया था, इसमें द्विधनावेशित था, एक Na+ एक धनावेश होता है, तो दो Na अपनी जगह छोड़ के चले गए, तो आवेश को तो संतुलित कर दिया, लेकिन रिक्ति उत्पन्न हो गई। इसी रिक्ति को हम क्या बोलते हैं? अशुद्धता त्रुटि। यानी किसी उच्च विद्युत ध्वनि परमाणु को अशुद्धि के रूप में डालने पर क्रिस्टल के अंदर यदि रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अशुद्धता त्रुटि के नाम से पहचानेंगे। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो आप किसी AgCl के अंदर ZnCl2 को मिला दोगे तब भी उत्पन्न हो सकती है, NaCl में ZnCl2 को मिला दोगे तब भी उत्पन्न हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि रिप्लेसेबल होना चाहिए। यानी आप जिसे मिला रहे हो वो दूसरे को, धनायन को क्रिस्टल में से रिप्लेस करने की क्षमता रखना चाहिए, अधिक क्रियाशील होना चाहिए। इस प्रकार हमारे त्रुटियां समाप्त होती हैं। अब त्रुटियों के बाद अगला हम लेते हैं विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण, इसमें देखेंगे सबसे पहले विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चालक, दूसरा इसको सुचालक भी कह सकते, दूसरा कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक वो होंगे जो धारा का और ऊष्मा का दोनों का चालन करें। कुचालक वो होंगे जो धारा और ऊष्मा दोनों का ही चालन नहीं करें, जैसे रबर हुआ, लकड़ी हुई, सूखी लकड़ी। और अर्धचालक वो होंगे जो सामान्य ताप पर तो धारा का चालन नहीं करें। यानी सामान्य ताप क्या, आप तो 0 केल्विन मान, 0 केल्विन पर धारा का चालन नहीं करेंगे, किंतु जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चालकता बढ़ती है। इस प्रकार का डिवाइडेशन किया गया है। इन्हें हम इसी चालकता के आधार पर 2 भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये तो 2 मुख्य भाग जो चालकता के आधार पर किए जाते हैं वो कहलाते हैं, एक होता है धात्विक चालक, एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। ये तीनों उनमें भी पाए जाते हैं। एक होता है धात्विक चालक, एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक वो होंगे जिनमें धातु के परमाणु धारा के चालन में भाग लेते हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के चालन में भाग लेते हो। और विद्युत अपघटनी चालक वो होंगे जिनमें आयन, मुक्त आयन धारा के चालन में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने KCl लिया, KOH लिया, ये कौन है, इनके द्रव्य लिए, तो ये द्रव्य क्या है,
विद्युत अपघटनीय द्रव्य। इनमें हम जैसे विद्युत धारा लगाएंगे, इनके आयन मुक्त हो जाएंगे, आयन मुक्त होकर के धारा का चलन करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटनीय चालक। जबकि एक लोहे की जो छड़ होगी उस पर हम तार लपेट करके जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या कहलाएगा? धात्विक चालक। क्या कहलाएगा? धात्विक चालक। तो चालकता के आधार पर मुख्य रूप से तो दो भागों में बांटा गया है, पहला धात्विक चालक, दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक। पहला धात्विक चालक, दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक। अब ये धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक क्या है? धात्विक चालक जिनमें क्या धारा का चालन कौन करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघटनीय चालक कौन होंगे? जिनमें धारा का चालन कौन करेगा? आयन, मुक्त आयन। धात्विक चालक जो होंगे इनके अंदर जब धारा का चालन होगा तो आवश्यक नहीं है कि पदार्थ का आवागमन हो, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में जब धारा का चालन होगा, परम आवश्यक है कि विद्युत अपघटन के अंदर जिस विलयन में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं चालन का, उस विलयन का जो पदार्थ होगा वो निश्चित रूप से धारा के साथ बहना या वहन करना प्रारंभ करता है। तो इसमें पदार्थ का वहन होगा, इसमें आवश्यक नहीं कि पदार्थ का वहन हो भी सकता है, नहीं भी। द्रवित अवस्था में हुआ तो हो जाएगा, द्रवित अवस्था में नहीं हुआ तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की धारा का चालन करके रह जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोहे की एक छड़ लेकर के उसके ऊपर तार लपेटा, दो तार लगाए और बटन दबाया। बटन दबाते ही ऐसा थोड़ी हुआ कि जैसे धारा बही वैसे ही वो लोहे की छड़ भी बह गई। लोहे की छड़ वैसी की वैसी, सिर्फ उसमें करंट बह रहा है, तो इसमें पदार्थ का वहन नहीं होगा। जबकि एक नमक का पानी लिया, उस नमक के पानी को लेकर उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाया, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके बटन दबाया, तो धीरे धीरे थोड़े समय बाद वो नमक का पानी कम होता जाएगा और आखिरी में खत्म हो जाएगा। तो इसमें पदार्थ का वहन होता है और इसमें पदार्थ का वहन मतलब चालन नहीं होता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिविधि। तो इस प्रकार धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में ये दो मुख्य अंतर हैं। इसमें धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होगा, इसमें धारा का चालन आयनों से होगा। इसमें पदार्थ का वहन नहीं होगा, इसमें पदार्थ का वहन निश्चित रूप से होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो चालक के तो ये दो वर्गीकरण हो गए। उसके अलावा कुचालक होता है जो धारा का चालन नहीं करता है, और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसके बारे में बता दिया। तीसरा अर्धचालक जो है वो 0 केल्विन पर किसी प्रकार का कोई चालन नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त परमाणुओं की उपस्थिति के कारण या मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे उसमें धारा का चालन होना प्रारंभ हो जाता है।